Hello everyone, my name is Prashant Solanki and I welcome you all to Rankers Gurukul YouTube channel. So basically in today's video we are going to discuss the Tier 3 एग्ज़ाम ऑफ एसएससी सीजीएल। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। कल जैसे कि आप सबको पता है सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कल, ठीक है, और ठीक ठाक पेपर था। पेपर पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि 6 फरवरी को शेड्यूल्ड है, जो कि 6 फरवरी को होना है, उस पेपर में अगर आपको अच्छे मार्क्स फैच करने हैं, अच्छा स्कोर अगर आपको करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यूएफएम की भी प्रॉब्लम होती रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है, आप 75 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। 75 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो 75 प्लस इन सीजीएल और सीएचएसएल। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, सीएचएसएल के लिए देख रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए देख रहे हैं जो डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको ये वीडियो वहां भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अभी से, जैसे कि जिन लोगों को अभी अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, वो अभी से अपनी उस हैबिट को बनाए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जिस लाइन एंड लेंथ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं न सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मैं जो चीज़ आपको कह रहा हूँ वो सारी की सारी मेरी खुद की देखी हुई चीज़ें हैं कि कहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। मैं आपको एसएससी सीजीएल की डिस्क्रिप्टिव की कुछ कॉपीज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि चेक्ड कॉपीज़ हैं। ठीक है, जिनमें मतलब एसएससी की तरफ से चेक की गई कॉपीज़ हैं, जिनको मंगवाया गया आरटीआई के थ्रू, और जिनमें स्कोर 75 प्लस है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कॉपीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे स्कोर 75 प्लस है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपर्स का स्कोर होता है वो भी 80 के अराउंड होता है। ठीक है, 80 के अराउंड होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 80 के ऊपर जा पाते हैं। तो अगर 75 प्लस किसी ने स्कोर किया है वो टॉपर है। ठीक है, मैं आपको उन लोगों की कॉपीज प्रोवाइड कर दूंगा जो अभी भी वर्किंग है, जो कि अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज में, जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में वर्किंग है। ठीक है, तो उनके डिस्क्रिप्टिव की कॉपीज आपको रेफरेंस के लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल आपको कि टीयर 3 में आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप रिसर्च करने बैठोगे तो आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, आपको अगर कुछ भी चाहिए वी विल प्रोवाइड दैट। ठीक है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, कोड्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स लिखने वो प्रोवाइड करेंगे, क्या लैंग्वेज आपको लिखनी है वो प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे सैंपल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। ये मेरे बारे में है, जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है और मैंने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीएसीआईओ ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। पिछले 2-2.5 साल से मैं रैंकर्स गुरुकुल में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे कुछ स्कोर कार्ड हैं। तो विदाउट फर्दर एडू आते हैं एक बार कि हमारा जो एसएससी का पैटर्न है वो किस टाइप से। अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल की, तो सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। जो टीयर 3 होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑनलाइन होता है, पेन पेपर मोड पे होता है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, सीएचएसएल का टीयर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो सीजीएल सीएचएसएल दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और दोनों ही अच्छी नौकरी है। अगर आप दोनों में से किसी को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव की वैल्यू समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो राइटिंग मोड में होता है पेपर, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में लगते हैं। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी इस बात को डिसाइड करने में इसका भी एक बड़ा रोल होता है, काफी बड़ा रोल इसका होता है। ठीक है, उसके अलावा टीयर 4 होता है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो डेस्ट बोलते हैं, और उसके अलावा जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, मैं उन पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो ऐसे राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन या प्रेसी। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे सिलेबस में मेनली मेंशन करी गई हैं। ठीक है, ऐसे आपका हर साल आता ही आता है लगभग। ठीक है, ऐसे का जो वर्ड काउंट होता है वो 200 से 250 होता है, और जो लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसी होता है वो 150 से 200 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं, 50 फॉर दिस, 50 फॉर दिस। ठीक है, 2 चीजें आती हैं,
50 नंबर का यूजुअली ऐसे आता है, 50 का लेटर आता है, एक बार प्रेसी भी आया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेजेस अलाउड अगर मैं बात करता हूं तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज अलाउड है, हिंदी भी अलाउड है, इंग्लिश भी अलाउड है, लेकिन मेक श्योर आप इंग्लिश ना लिखें, इंग्लिश लिखें, हिंदी लिखें, बट इंग्लिश बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। यानी कि आपको जो व्हाट्सएप वाली अपनी लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी है, आपको इन दोनों का मिक्सचर यूज नहीं करना है, ठीक है। ड्यूरेशन जो आपको मिलता है दैट इज 60 मिनट्स, ठीक है। ये मुझे लगता है अगर आप टीयर 3 तक पहुंचे हो तो आपको लगभग पता रहता है ये सब, ठीक है। अब बात करता हूं मैं गोल्डन टिप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम ध्यान में रखनी ही रखनी है, और किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स फैच करने के लिए क्या क्या ऐसा है जो लिखना जरूरी है, और क्या क्या ऐसा है जहां पे आपको मार्क्स कटने से बचाने अपने, जहां पे एग्जामिनर नेगेटिव ना हो जाए आपको लेके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि पेपर मिला भाई लिखो लिखो लिखो, नहीं करना है वो, ठीक है। सबसे पहले पेपर जैसे ही आपको मिलता है आप अपने माइंड में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, कि आप क्या लिखने जा रहे हो और क्या नहीं लिखने जा रहे हो, ठीक है। इस चीज को लेके आपके माइंड में प्रॉपर पूरा एक तरीके से आप ऐसे एक बार को उतार लो माइंड में, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट खुद को दो पेपर के बाद में, बिल्कुल मत लिखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हैं और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स हम रियलाइज करते हैं कि जो इंट्रो हमने लिख डाला वो हम उससे कहीं अच्छा लिख सकते थे, लेकिन क्या हम काट सकते हैं वहां पे? काट भी नहीं सकते हैं हम वहां पे। तो गड़बड़ ये हो जाती है कि लोग लिख देते हैं उसके बाद याद आता है, ठीक है। आपने मेहनत करी है, नो डाउट आपको याद आएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पहले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपने आप को दो। डिस्क्रिप्टिव में यूजुअली टाइम की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं है, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, यूपीएससी का ये पेपर नहीं है जहां पे आपको टाइम की कमी पड़ सकती है, यहां पे टाइम की कमी यूजुअली नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट से ज्यादा आप लिख के आ जाओगे, ज्यादा कंटेंट अगर आप लिख के आओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर ज्यादा कंटेंट के ज्यादा मार्क्स होते तो एसएससी वर्ड लिमिट रखता ही क्यों, ठीक है। वर्ड लिमिट नहीं रखता। वर्ड लिमिट रखने का मतलब होता है कि देखो इतने ही वर्ड्स हैं, इतने वर्ड में आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज आप बता सकते हो वो बताओ हमें, ठीक है। जितना अच्छा और जितने उन्हीं वर्ड्स में आप बताओगे, कम वर्ड्स में, ठीक है, कम वर्ड्स में आप बताओगे उतना ही वो इंप्रेस होगा आपकी राइटिंग से, ठीक है। जितनी वर्ड लिमिट आपको मिली होती है उसका ±10% अलाउड होता है, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग 10% प्लस वाली जो बात है उसको ना यूज करो, ठीक है। कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। जबरदस्ती से ऐसा नहीं है कि आपको 110% का 110% चिपका के आना है, भाई 95% लिख दो, जो वर्ड लिमिट है उसका 95% लिख दो, लेकिन वो लिखो इतने शानदार तरीके से कि सामने वाला पढ़ के कहे वाह मजा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, वर्ड लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। डोंट राइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सिर्फ वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए मत लिखो, राइट मीनिंगफुल थिंग्स, ठीक है। कुछ भी लिख रहे हो दैट शुड बी मीनिंगफुल। आप कुछ भी लिखने जा रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको वर्ड लिमिट पूरी करनी है। वर्ड लिमिट पूरी करके आप अच्छे मार्क्स फैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हो दैट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके अलावा डोंट राइट द वर्ड काउंट और एनी अननेसेसरी थिंग, ठीक है। वर्ड काउंट को लिखना या कुछ भी अननेसेसरी लिखना अलाउड नहीं है, यूएफएम लग जाता है, ठीक है। तो आप वहां पे पेपर पे सिर्फ वही लिखोगे जो आपसे लिखने के लिए बोला गया है। आप जबरदस्ती से वर्ड काउंट करके वहां पे लिख के बिल्कुल मत आना, ना ही लिख के खुद चेक करना, ना ही ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे चेक कर गिन गिन के काउंट करना, पता चले सारे में बिंदी 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 रख दो, ठीक है। एसएससी कब किस चीज पे यूएफएम दे दे यू नेवर नो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को कि आप कुछ भी अननेसेसरी वहां पे नहीं लिखो। आगे बात करता हूं, नेवर एवर राइट एनीथिंग विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो आपके पास में ज्ञान है, जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हो, आप उसको धूमधाम से यूज करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय की टपरी पे यूज करो, पान की दुकान पे यूज करो, उसको अपने एग्जाम में यूज मत करो। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान मिलता है वो कितना सही है कितना गलत है यू डोंट नो, ठीक है। आप सिर्फ वो वाला ज्ञान यूज करो जो आपने किताबों से ऑथेंटिक सोर्सेज से अर्जित करा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान एग्जाम में मत लगाना, और कुछ भी ऐसा मत लिख बैठना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके एकदम अगेंस्ट ही आप लिख बैठो,
ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो सबसे बड़ी लॉ होती है ना, वो है, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे यू विल लूज योर मार्क्स। ठीक है, आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे कि अगर इसका एक एग्जाम्पल मुझे देना हो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं इसका, जैसे मान लो रिजर्वेशन पे कोई टॉपिक आ जाता है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट कि रिजर्वेशन पे टॉपिक है कोई भी, और ऐसे लिख दो कि रिजर्वेशन इनिशियली 10 साल के लिए दिया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, क्या आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा किसी किताब में ये पढ़ा है कि रिजर्वेशन इनिशियली 10 साल के लिए दिया गया था? आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैं जानता हूं। आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा है। और क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो क्या यार रिजर्वेशन सही है क्या गलत है, आई एम नॉट हियर टू डिबेट ऑन दैट कि मैं आपको बताऊं कि रिजर्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप कुछ भी वो मत लिखो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो कि हमारी लॉ है उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, आप वो लिखो जो लॉ में लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे आपको ये चीजें नहीं लिखनी है कि 10 साल के लिए था या नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो 10 साल के लिए था दैट वाज जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया गया था सीट्स का, वो 10 साल के लिए था। जो जॉब्स वगैरह का रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए था, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। उसके लिए कोई टाइम लिमिट मेंशन ना की गई थी ना अभी भी है। ठीक है, तो जो बार बार बढ़ाया जाता है 10-10 साल के लिए, वो आपका जो पार्लियामेंट की सीट्स है उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मत लिखना जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, उसके अलावा ट्राई टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दो। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी लॉ याद आती है, आप उसका रेफरेंस दो। ठीक है, जैसे पिछले साल 2019 का जो पेपर था उसमें इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट का कुछ आया था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ ऐसा बना रखा है? ठीक है, क्या हमने कुछ ऐसा बनाया है, कोई लॉ ऐसी है जो कि इन्वायरमेंट असेसमेंट से रिलेटेड है? अगर आपको याद है तो आप लिखो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, आगे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स है वहां पे बता दूंगा जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए वो कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो आप कुछ भी लिख रहे हो कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे सकते हो, दैट विल मेक योर ऐसे अट्रैक्टिव। आपका ऐसे इतना अट्रैक्टिव होगा कि जो सामने से पढ़ रहा है ना उसको मजा आएगा कि यार मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखें। डोंट चेंज द गिवन नेम और एड्रेस। जो नाम आपको दिया गया एसएससी की तरफ से आप उसी को यूज करें। ना तो आपको XYZ यूज करना है, ना आपको ABC यूज करना है, ना ही आपको अपना खुद का नाम यूज करना है। अगर एसएससी कह रही है कि आप राहुल हैं, अपने भाई को एक पत्र लिखें, ठीक है, तो आप राहुल हो, आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में राहुल हो। तो अगर एसएससी ने कहा है कि आप राहुल हो तो आप राहुल हो, आपको नहीं पता है कि आप राहुल हो लेकिन आप राहुल हो। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर एसएससी कह रही है आप राहुल हो तो आप राहुल हो। तो नाम और एड्रेस, अगर एसएससी कह रही है आप मुंबई में रहते हो तो रहते हो, बेशक आप दिल्ली में रहने वाले हो, लेकिन वहां मान लेना कि एसएससी ने जो कहा है वही सही है और उसी से आप चलना। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे को हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें, तो सबसे पहले अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कोट। ठीक है, एक अच्छा सा कोई कोट हो उसके साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट मैंने लिखा है पॉजिटिव कोट जैसे, लेकिन अगर आपका कोई जो टॉपिक है वो नेगेटिव है तो यू कैन राइट अ नेगेटिव कोट एज वेल। जैसे मान लो करप्शन पे कभी टॉपिक आ जाता है तो करप्शन पे जो कोट होगा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा कि करप्शन जड़ों को काटता है, ये करता है वो करता है, दैट कोट विल बी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, करप्शन पे बेचारे पे क्या तो पॉजिटिव आप लिखने वाले हो। ठीक है, तो आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड द कोट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कोट याद आ रहा है और आप लिख रहे हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं डोंट राइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, मीनिंगफुल लिखना है आपको, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिखना है इसीलिए लिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके 3 पार्ट ऐसे में यूजुअली बनते हैं, आपको ये हेडिंग्स नहीं देने हैं कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको हेडिंग नहीं देने हैं, सिर्फ आपको नॉर्मली पैराग्राफ लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक से ज्यादा का इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं माना जाता है और होता ही नहीं है। ठीक है, उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। मेन बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में 1 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी में जो पैराग्राफ है वो आपको कहां चेंज करने, कैसे चेंज करने, आई विल टेल दैट। ठीक है, आई विल टेल यू दैट कि कैसे कैसे आप चीजों को चेंज कर सकते हैं, कहां कहां पे आपको पैराग्राफ चेंज करने, कहां नहीं करने।
अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के दो मेन तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अगर इन दोनों में मैं बात करूं, जो सबसे बेस्ट तरीका इंट्रोडक्शन का होता है दैट इज डायनामिक वे। ठीक है, डायनामिक वे जो होता है ये सबसे अच्छा तरीका होता है आपका इंट्रोडक्शन लिखने का, किसी भी ऐसे का। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है थोड़ा सा आप उसको करंट से रिलेट कर सकते हैं, कि करंट में जो भी चीजें चल रही हैं, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्यों पूछा गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है कि मैं इसलिए ये लिख रहा हूं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों पूछा गया है, नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि न्यूज में ये चीज चल रही है। ठीक है, आपको किसी भी चीज को लेके न्यूज में क्यों चल रहा है ये चीज आपको बता देनी है, कि ये चीज न्यूज में थी इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं लिखना है कि इसलिए पूछा गया है, बट सिंपली आपको वो चीज मेंशन करनी है कि आजकल ये ग्रोइंग डिबेट है। कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो आरक्षण पे आ गया कभी, तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ ग्रोइंग डिबेट, कि आरक्षण आपका इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए या आपका सोशल बेस पे होना चाहिए, यानी कास्ट के बेस पे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप किसी न्यूज में अगर आपने कुछ पढ़ा था, कोई आर्टिकल, आप वो मेंशन कर सकते हो। जो डिबेट है वो क्यों है, ठीक है, आप वो मेंशन कर सकते हो। तो आपका जो करंट वाला जो पार्ट है वो अगर आप मेंशन करते हो कि न्यूज में क्या है, किसी चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई इंडेक्स जारी करी है, कोई रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, आपकी कोई भी कमिटी बनी थी जिसने कोई रिपोर्ट सौंपी है, उसकी रिपोर्ट को आप मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हो। तो आप करंट से अगर स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है, स्टार्ट करने का। अगर आपको करंट का कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ हिस्टोरिकल रेफरेंस। ठीक है, कुछ भी हिस्टोरिकल आपको मिलता है, कुछ भी ज्योग्राफिकल आपको मिलता है, मान लो कहीं भूकंप आया, कहाँ पे भूकंप आया, उस चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ज्योग्राफिकल, किसी टॉपिक को लेके हिस्ट्री क्या रही है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, हिस्टोरिकल रेफरेंस। कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, यू आर ब्लैंक, ठीक है, जस्ट स्टार्ट विद डेफिनेशन। आप डेफिनेशन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करने वालों की संख्या बहुत होती है। ठीक है, बहुत होती है, जिसको कुछ समझ नहीं आता वो डेफिनेशन तो लिख ही देता है। डेफिनेशन का मतलब उसके बारे में कुछ भी लिख दो, जो टॉपिक दे रखा है ना, डेमोनेटाइजेशन आया, डेमोनेटाइजेशन को एक्सप्लेन कर दो, डेमोनेटाइजेशन है क्या, ठीक है, हो गया काम। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने लिखी होगी, लेकिन मार्क्स अच्छे किसको मिले, जिसने लिखा होगा कि डेमोनेटाइजेशन एसएससी ने पूछा क्यों, ठीक है, ये न्यूज में है क्यों, ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया था कि ये न्यूज में है। ठीक है, अगर आप वो मेंशन करोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा तरीका है स्टैटिक लिखने का, वो है सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा अगर आपके पास है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट इन योर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। आप अपने इंट्रोडक्शन में ही उस डाटा को लिख सकते हैं। फिर मैं बता देता हूं, ये वीडियो मेरी जो है वो न सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले भी इन चीजों से सीख के लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। हम आपको जो टेलीग्राम पे मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे टीयर 3 का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। हिंदी में भी आपको मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस का मटेरियल आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी कि मैं सिर्फ इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं हिंदी वालों की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से रहा हूं। CHSL 2017 का पेपर मैंने हिंदी मीडियम से दिया था, टीयर 3, सॉरी 2016 का, ठीक है, 17 का मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया था, 16 तक मैं हिंदी मीडियम में था। CHSL का जो पेपर दिया था, CGL 17 मैंने पहली बार दिया था, वो सीधा मैंने इंग्लिश में ही दिया था। बाकी हिंदी मीडियम से भी मैं रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखने, ये भी जान लेते हैं एक बार। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते टाइम पे आपको एक चीज जो विशेष ध्यान रखनी है वो है इट शुड बी प्रिसाइज। आप ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं लिख सकते आप। इट शुड बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी प्रिसाइज। आपका ये छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल वर्ड्स। जितने टोटल वर्ड्स आप लिखने वाले हैं ऐसे में, उसका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही छोटा कर दो। ठीक है, कम से कम 10% वर्ड होने चाहिए, बट शुड कंटेन एट लीस्ट 10% ऑफ द टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स का 10% आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को ऑन नेगेटिव नोट स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो सामने वाला जो पढ़ रहा है आपका, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपके मार्क्स भी नेगेटिव होंगे।
ठीक है, तो ध्यान रखना, यू शुड स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए इंट्रोडक्शन हमेशा और हमेशा। ठीक है, शुड एंड इन वन पैराग्राफ ओनली, सिर्फ एक पैराग्राफ में आपको खत्म कर देना है। ठीक है, सिर्फ एक पैराग्राफ में आपको खत्म कर देना है। यहां से एक चीज और जो हम ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपने करंट से स्टार्ट करा है ना, तो सिर्फ करंट वाली चीज लिखो। ऐसा नहीं है करंट भी लिख दो और डेफिनेशन भी लिख दो, दोनों चीजें लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम एक ही पैराग्राफ में दो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें अगर आपने लिख दी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इंप्रेशन गलत जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप हिस्टोरिकल रेफरेंस लिख रहे हो तो जस्ट राइट द हिस्टोरिकल रेफरेंस ओनली। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो जस्ट राइट द डेफिनेशन ओनली। अगर आप लिख रहे हो आपका कोई भी करंट से रेफरेंस लेके तो जस्ट राइट दैट ओनली। ठीक है, तो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, दैट शुड बी इन वन टोन ओनली। आपका एक ही टोन होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स सा कर दिया, कुछ इधर का कुछ इधर का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सामने वाले को कि ये है कौन सा, डायनामिक है, स्टैटिक है कैसा। ठीक है, तो दैट शुड बी इन वन टोन ओनली। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग मेन बॉडी। ठीक है, किसके लिए मेन बॉडी अगर आप लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या याद रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, हियर यू कैन एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्या कॉजेज हैं, कोई भी चीज आई, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कोई नेचुरल फिनोमिनन पे आ गया, ठीक है, उसके क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है, यू कैन राइट देम हियर इन मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी में आप उन सब चीजों को लिख सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, यू कैन राइट दोज इन द मेन बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, मेन बॉडी में ही लिखने हैं आपको, तो सारी चीजें वो आपको यहीं पे लिखनी है मेन बॉडी में। क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यू कैन राइट एवरीथिंग हियर इन द मेन बॉडी। ठीक है, आगे डिटेल्ड डाटा, अगर आपके पास में डाटा है किसी चीज का, यू कैन राइट दैट हियर। ठीक है, आप उस डाटा को यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, डाटा लिखते टाइम पे यू शुड नॉट राइट इनकरेक्ट डाटा। ठीक है, आपको डाटा अगर लिखना है करेक्ट डाटा लिखो। अगर आपको आसपास का डाटा याद है, ठीक है, मेंशन द वर्ड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर वहां पे आप अप्रोक्सीमेट वर्ड लिख देते हो तो आप अपने आप को एक स्कोप दे देते हो। ठीक है, अगर वहां पे आप एग्जैक्ट डाटा लिख रहे हो और अप्रोक्सीमेट जो वर्ड है वो आपने यूज नहीं करा है, तो एग्जामिनर को लगेगा इसने एग्जैक्ट डाटा लिखा है। जैसे मान लो किसी का कुछ 3000 समथिंग कोई इंडेक्स है, कुछ भी है, 3000 समथिंग था। ठीक है, आपको इतना याद है, हाँ 3000 कुछ था, 3000 लिख दो, अप्रोक्सीमेट लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 3000। ठीक है, ऐसा मत लिखो कि 3000 लिख दिया तो सामने वाले को लगेगा एग्जैक्ट डाटा लिख रहा है और ये तो गलत डाटा लिख दिया इसने। गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, उस पर मार्क्स मिल कब जाएंगे, अगर आपने वहां पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको डाटा लिखना, डिटेल्ड डाटा। हर्डल्स कैन बी डिस्कस्ड, यानी जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं किसी भी चीज को लेके वो आप मेन बॉडी में डिस्कस कर सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स को यूजुअली आप पहले रखो और बाद में रखो पॉजिटिव्स को। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आपको रखना है नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स का। जो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, हम लोग वर्ड काउंट को पूरा करने के चक्कर में अपने टॉपिक से ही मतलब ऐसे चले जाते हैं कि हमारा पूछा कुछ था और हम बता कुछ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं इन्वायरमेंट असेसमेंट वाला जो पिछला पेपर में आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने लग गए। ठीक है, क्या सही में वो पूछा था, इंपैक्ट पूछा था उसका, इन्वायरमेंट असेसमेंट का। ठीक है, लेकिन क्या इन्वायरमेंट के बारे में पूछा था, नहीं। जिन लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में लिखा उनके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने वो लिखा ही नहीं जो एसएससी ने पूछा। तो यू शुड राइट क्या पूछा गया है और क्या आपको लिखना है, इस चीज की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, उसके अलावा तो मैंने बोला रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल। जो टॉपिक आपका गिवन है उसमें आपको बहुत क्लोज रहना है, जितना आप उसके पास रहोगे यू विल फैच गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपको यह भी हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा व्हेन यू चेंज योर पॉइंट ऑल टुगेदर, मान लो आप किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे टॉपिक के बारे में, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने एकदम से पॉइंट चेंज किया, अब आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, मैं इस पॉइंट पे आ गया। जैसे ही मैंने पॉइंट चेंज किया, आई चेंज्ड द स्लाइड। ठीक है, मैंने स्लाइड ही चेंज कर दी, मैंने स्लाइड चेंज की है। लेकिन आप जब ऐसे लिख रहे होगे आपको पैराग्राफ चेंज करना है।
ठीक है, जब भी आप अपना पॉइंट ऑल टुगेदर चेंज कर देते हो, यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ कहां चेंज करना होता है? जैसे मान लो अभी आप डाटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, डाटा के बारे में डिस्कस करते करते अभी आप आ जाते हो उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स की बात में, प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हो। अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि क्या इंट्रोड्यूस करा है, उसकी डेफिनेशन, उसका डाटा, ठीक है, उसकी जरूरत, ये सब डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ में आप आ जाते हो प्रोज एंड कॉन्स के पास में, तो ये दोनों ही ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट हैं। तुरंत पैराग्राफ चेंज होगा, तुरंत पैराग्राफ चेंज होगा। तो पैराग्राफ आपको कहां चेंज करना है? जब भी आपको लगता है कि आप जो पॉइंट अब तक लिख रहे थे उससे हटके पॉइंट कुछ लिखने वाले हो, उससे हटके कुछ भी लिखने वाले हो, यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ। ठीक है, आपको पैराग्राफ चेंज करना ही पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अगर आपको अपना ऐसे अट्रैक्टिव बनाना है और अगर कुछ भी लिखना है तो भैया कुछ भी लिख दो फिर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मेरा, डोंट राइट मोर देन 3 पैराग्राफ्स। अब ऐसे भी मत करना कि हर पॉइंट का एक पैराग्राफ बना दो ना, डोंट डू दैट। ठीक है, 3 पैराग्राफ से ज्यादा बिल्कुल भी मत लिखना, 2 से 3 पैराग्राफ सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है। दूसरा, अगर आपने कुछ भी लिखा है, ट्राई टू सब्सटेंशिएट दैट योर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनको ऑथेंटिक डाटा के साथ में सब्सटेंशिएट करो। ठीक है, ऐसे नहीं है आप, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो सामने जो एग्जामिनर बैठा है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो इंटरेस्टेड है कि जो आप सोचते हैं क्या वो लॉजिकल है, क्या आप जो सोच रहे हैं उसके पीछे आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप सोचते हैं, क्या आपके पास में कोई डाटा है। और मैं फिर कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा आपको यूज नहीं करना है, वहां पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजों से बचना है आपको। ठीक है, तो वो वाला डाटा नहीं, ऑथेंटिक डाटा आप लाओ अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उनको और अट्रैक्टिव बना देगा वो। ठीक है, ट्राई नॉट टू राइट योर पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप पर्सनली क्या सोचते हो किसी चीज के बारे में, ट्राई नॉट टू राइट दैट। ठीक है, अगर आप वो लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपने वो लिखा है और आपको मार्क्स भी लेने उस चीज के, बट इफ यू डू सो, यानी ट्राई नॉट टू राइट योर पर्सनल ओपिनियन, बट इफ यू डू सो जस्टिफाई इट। आपको नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप फिर भी आप लिख रहे हो, जस्टिफाई करो उसको, जस्टिफाई करो कि जो आप सोचते हो वो सही है। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला पढ़ के कहे वाह मजा आ गया। ठीक है, तो उस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आपको डालने हैं कि आप अपने ओपिनियन को भी जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूं, पॉइंट्स दैट यू मेंशन शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, यानी कि जो भी आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, दैट दे शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके अलावा मान लो आपने किसी चीज को लेके कुछ पॉइंट्स मेंशन करे, ठीक है, तो अगर जब भी आप बात कर रहे हो, जैसे डाटा को लेके बात कर रहे हो, तो पहले डाटा को लेके बात करो। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी चीज को लेके 5 पॉइंट लिखे, तो आपने पाया कि जो आपका पहला पॉइंट था, पॉइंट 1 जो था वो रिलेटेड था पॉइंट 5 से। ठीक है, उसमें बीच में जो 2, 3 और 4, ये 3 पॉइंट आपस में मान लो तीसरा और चौथा रिलेटेड था। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट के बाद में जो 5th आपने लिखा था ना, ये आपको लिखना था। ठीक है, तो जो पॉइंट आपस में रिलेट करते हैं, तो जब आप पॉइंट्स पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि नेक्स्ट पॉइंट आप वो लिखो जो पिछले से रिलेटेड हो। अगर रिलेटेड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिक्कत है, लेकिन ये वाला ऑर्डर ना, ये वाला अच्छा नहीं लगेगा। या तो ऐसे होने चाहिए, पांचों के 5 पॉइंट आपके डिफरेंट होने चाहिए, किसी को कहीं भी लिख दो, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटेड है तो कोशिश करो जहां पहला लिखा है और 5वां उससे रिलेटेड है, तो 5वें का जो सीक्वेंस है ना, वो दूसरा होना चाहिए, या जो पहला है उसका सीक्वेंस चौथा होना चाहिए, दोनों साथ में आने चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं तो उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी सिर्फ इसलिए मत लिखो कि आपको लिखना है। ठीक है, मीनिंगफुल लिखो, अच्छा लिखो। ठीक है, तो पॉइंट्स दैट यू मेंशन शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आगे 9th पॉइंट है मेरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन फर्स्ट। जो आपके पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि सामने वाले का इंटरेस्ट पैदा करेंगे, वो पॉइंट्स आप ऊपर लिखो। ठीक है, शुड बी रिटन फर्स्ट, आपकी पहली लाइन उन्हीं पॉइंट्स के साथ में होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा नीचे रखो। ठीक है, क्योंकि आपने लाइन तो सबने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि आपका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में मेन बॉडी में जो आपने पहले पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो इंप्रेस करेंगे सामने वाले को कि आप क्या लिखने वाले हैं, है ना। आगे, चूज योर वर्ड्स वाइजली, स्पेशली द नेगेटिव वंस।
अगर आप कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स लिखने जा रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव बात लिखने जा रहे हैं, जस्ट डोंट डू कि कुछ भी हार्श लैंग्वेज लिख दी। नेगेटिव वर्ड्स को बड़े मतलब ऐसे तरीके से यूज करना है आपको कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, ठीक है। इस चीज पे न सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि जनरल लाइफ में भी बड़ा फोकस किया जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स आप कम यूज करो, ठीक है। जैसे आप मान लो, मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मैं भी इन चीज़ों को नहीं बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, उसके पैर में दिक्कत है, आप उससे लंगड़ा कहोगे ना, तो आपकी ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। यू शुड से फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जो थोड़े से सॉफ्ट एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आपको सॉफ्ट एक्सप्रेशंस यूज करने नेगेटिव वंस की जगह पे, ठीक है। नेगेटिव बात रखो आप अपनी, ठीक है, आपको बात अपनी रखनी है, लेकिन आपको ऐसे वर्ड्स में रखनी है कि सामने वाले को गलत ना फील हो। अगला, डोंट बी बायस्ड, बायस नहीं होना आपको, एकदम ऐसे रहना है। आप किसी भी चीज को सपोर्ट करते हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, वहां पे आपको अपना सपोर्ट भूल जाना है। वहां पे आप हो ही नहीं, वहां पे आप एक एस्पायरेंट हो, ठीक है। पेपर के टाइम पे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, दैट डजंट मैटर, वहां पे आप एक एस्पायरेंट हो, बस उसके हिसाब से लिखना। कोई भी चीज आई है, आपको उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों लिखने हैं। किसी भी चीज में अगर कुछ पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, और किसी भी चीज में अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव जरूर रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाती है, आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम को अगर क्रिटिसाइज करा तो मार्क्स कट जाएंगे। मैं कहता हूं अगर आपने उसमें नेगेटिव नहीं बताए तो भी मार्क्स कटेंगे। यू नीड टू राइट द नेगेटिव्स, बट आपको पॉजिटिव्स भी लिखने हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों का रेशियो लगभग बराबर होना चाहिए। ये हो सकता है कि पॉजिटिव्स थोड़े से ज्यादा हो जाएं और नेगेटिव्स थोड़े से कम, ठीक है, इतना चल सकता है, लेकिन इतना गैप कभी नहीं चलेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, एक नेगेटिव लिख दिया सिर्फ सामने वाले को पागल बनाने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मेंटेन करना है, ठीक है, दोनों चीजें आपको लिखनी है। पॉजिटिव्स अगर ज्यादा है तो लिखो, नेगेटिव्स अगर ज्यादा है तो लिखो, लेकिन मेंटेन दैट रेशियो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको दोनों ही लिखने हैं। अगर आप एक लिखोगे तो आप तो सिर्फ भक्त साबित हो जाओगे यार, नेगेटिव लिखा या पॉजिटिव लिखा। आपको वहां पे ये साबित करना है डिस्क्रिप्टिव के थ्रू कि यू आर अ लॉजिकल थिंकर, आप लॉजिक से सोचते हो। आपको ये प्रूव करना है आप सोचते हो या नहीं सोचते हो। यू मे बी अ भक्त, हो सकता है आप भक्त हो, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप भक्त हो, ठीक है। वहां पे आपको नहीं दिखाना है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, वहां पे आपको दिखाना है कि आप बुक से पढ़ते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का भी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखने हैं। कोई भी स्कीम है, जैसे मान लो फार्मर्स प्रोटेस्ट आ जाता है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे नेगेटिव्स थे गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मान लो इसी पे गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछ ले, गवर्नमेंट अपनी लिए जो डिबेटेबल चीजें हैं उन पे क्वेश्चंस पूछ सकती है। डेमोनेटाइजेशन पे पूछ के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मान लो जो 3 फार्म्स लॉ थे उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है। इतनी प्रोटेस्ट हुई है, दैट मीन्स देयर वर सम नेगेटिव्स। मैं मानता हूं नेगेटिव्स थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेके आई थी और गवर्नमेंट इतने दिन रिजिड रही उन चीजों को लेके, तो देयर मस्ट हैव बीन सम पॉजिटिव्स एज वेल, कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स वहां पे भी रहे होंगे। तो यू नीड टू राइट बोथ नेगेटिव्स एज वेल एज द पॉजिटिव्स, ठीक है, आपको दोनों लिखने हैं। उसमें एक खास बात जो है ना, वो है 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इफ यू आर पॉइंटिंग आउट एनीथिंग नेगेटिव और अ चैलेंज, आप किसी स्कीम में या किसी भी चीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ चैलेंज पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेक श्योर यू गिव सम पॉसिबल सोल्यूशन टू दैट। आपको उसका कुछ ना कुछ पॉसिबल सोल्यूशन देना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ गलती बता के नहीं चले आओगे। ऐसा नहीं आपने बताया इसमें ये गलती है भाई, हम नहीं मानते इसमें तो ये गलती है, नो, डोंट डू दैट। आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने अगर कुछ नेगेटिव बताया है तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताना है। कोई भी गलती बताइए तो उसका सोल्यूशन बताओ कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता था या हो सकता है या गवर्नमेंट आगे कर सकती है, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड दैट सोल्यूशन शुड बी फीजिबल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल बातें आप ऐसे में मत करना, प्रैक्टिकल बातें करना, ठीक है। उसके अलावा शुड कंटेन ओनली 1 पैराग्राफ। सॉरी, अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग द कंक्लूजन, आपको क्या क्या पॉइंट्स कंक्लूजन के टाइम पे ध्यान रखने हैं। शुड कंटेन ओनली 1 पैराग्राफ, ठीक है। अगेन 10 to 20% ऑफ द टोटल वर्ड्स, जितना बड़ा आपका इंट्रोडक्शन होता है उतना ही बड़ा आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। अगेन जो बात मैंने इंट्रोडक्शन के लिए कही थी वो बात यहां पे कंक्लूजन के लिए भी है कि आपका जो कंक्लूजन है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव।
आप किसी भी चीज को नेगेटिव नोट पे एंड नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने कुछ नेगेटिव लिखा है, यू नीड टू राइट सोल्यूशन टू दैट, आपको उसका सोल्यूशन लिखना है। आप नेगेटिव लिख के छोड़ नहीं सकते। अगर पूरे पेपर में कहीं भी नेगेटिव लिख के छोड़ दिया, आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आपने नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव लिखना है। और कंक्लूजन तो खत्म कर रहे हो आप, कंक्लूजन में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, कुछ भी नेगेटिव कंक्लूजन में नहीं लिखना आपको। कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव इन नेचर एंड इट शुड बी पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक है, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, साथ में फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर को सजेस्ट कर रहा हो, फ्यूचर के लिए कुछ बताना है आपको कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो कंक्लूजन है दैट शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, फ्यूचर की बात करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, हियर यू कैन गिव पॉसिबल सॉल्यूशंस। वही वाली बात है, फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ही है कि आप क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है इस चीज के, वो आप वहां पे बता दो। तो आपका ऐसे जो है जो कंक्लूजन है वो आपका फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, वो आपका अच्छा लगेगा। आपके जो क्रिएटिव सजेशंस हैं वो वहां पे आप बताओ, कितना क्रिएटिव आप हो सकते हो, वो सारी चीजें वहां पे आप लिख सकते हो। कुछ एडवाइस, आप मैं कहूंगा एडवाइस को थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि आप गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं करना चाहते, आप सजेशंस रख सकते हैं अपने, और वो भी क्रिएटिव टाइप के अगर होंगे तो मस्त मार्क्स मिलेंगे आपको एकदम। ठीक है, ये सारी बात हो गई ऐसे की। अब बात करता हूं मैं, व्हाट शुड वी अवॉइड। ठीक है, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए अपने राइटिंग के टाइम पे। नेवर एवर ब्लेम दी गवर्नमेंट, डायरेक्ट कुछ भी चीज के लिए, न सिर्फ गवर्नमेंट, किसी भी आदमी को ब्लेम मत करो, ना अपोजिशन को एकदम से ब्लेम करो, ना गवर्नमेंट को एकदम से ब्लेम करो। ब्लेम गेम आपको, ये ब्लेम गेम जो होता है ना, दैट इज फॉर पॉलिटिक्स ओनली। आप एस्पायरेंट हो, आपके लिए ब्लेम गेम नहीं है। आप कुछ नेगेटिव लिख रहे हो तो मैंने कहा था ना पॉजिटिव लिखना है, ब्लेम नहीं करना है सीधे। ठीक है, डायरेक्टली यू में पुट योर पॉइंट्स। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है ना गवर्नमेंट में या किसी और चीज में, आप अपने पॉइंट्स लिखो, लेकिन सॉफ्टन एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि सॉफ्ट हो, हार्श आपको नहीं होना है। ठीक है, अगला मेरा पॉइंट है, नेवर यूज हार्श और रूड लैंग्वेज। वही वाली बात है कि आपको हार्श और रूड नहीं होना है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी है जो कि थोड़ी सी ऑफिशियल टाइप की हो। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करे जा रहे हो कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है, आप अच्छी अच्छी जगह पे जाने वाले हो, तो आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, इसीलिए आपको अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। जैसे कि मान लो आप एमईए में जाते हो, कहीं भी जाते हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे आपको सारी कॉपीज प्रोवाइड कर दूंगा, चेक्ड कॉपीज एसएससी की, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम, अगर आपको क्लास वगैरह की पीडीएफ चाहिए तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए होता है तो टेलीग्राम है इंग्लिश बाय प्रशांत सर। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय प्रशांत सर टेलीग्राम। इस पर मैं आपको सारा टीयर 3 का मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है सेम। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको सारा का सारा मटेरियल, जितनी भी अब तक आपकी जो कॉपीज हैं, ऐसी कॉपीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिनमें स्कोर 75 प्लस है। ठीक है, वो कॉपीज किस तरीके से उन्होंने लिखा, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ऐसे लोगों की कॉपीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि करेंटली एमईए में है, सीएसएस में है, उनमें वर्किंग है, मैं उनकी कॉपीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट शुड बी अवॉइड, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे कि सीजीएल का था ये इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यहां पे आपको यही लिखना था। इसमें आपको ना तो एनवायरनमेंट के बारे में लिखना था। ठीक है, आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे, ऐसी कोई रिपोर्ट आई होगी, उस रिपोर्ट को मेंशन कर दो अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रेसी दे रखा था, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस शुड बी। प्रेसी लिखते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्ट वर्ड लिखे गए हैं ना वो आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, यू नीड टू चेंज द लैंग्वेज, यू नीड टू रिड्यूस द वर्ड काउंट। ठीक है, आपको उसको ना प्रिसाइज करना होता है प्रेसी में, तो प्रेसी के टाइम पे ध्यान रखना, आपको अपनी लैंग्वेज में जो आपके सामने लिखा गया है ना उसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रेसी वो होता है। तो प्रेसी आया था पहली बार, और उसके बाद में सीएचएसएल का पेपर हुआ, उसमें प्रेसी नहीं आया था। ठीक है, सीजीएल टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर 2018, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। जैसे आप इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिखने जा रहे हो तो मैंने कहा था ना कि या तो करंट में किसी कमिटी ने कोई रिपोर्ट दी होगी, उसको मेंशन कर दो करंट का। अगर आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन करने तो लिखो कि 6 से 14 साल के लिए
हमारी जो एजुकेशन है बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, स्टार्टिंग में वो किस पार्ट में थी, उस सब को लिखो। डीपीएसपी में क्या प्रोविजंस है उसको लिखो, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख दो, ठीक है। पिछली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, हिस्टोरिकल रेफरेंस हो जाएगा अगर आप वो लिखते हो। तो एजुकेशन पे मैंने बताया ना कि क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस रहेगा। हिस्टोरिकल रेफरेंस जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, 2021 में, उससे पहले 2021 में नहीं शायद 2020 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। उससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बारे में लिख दो, वो हिस्टोरिकल रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लेटर आया था यू आर सुनीता और सुनील। तो जो आप अगर लड़की हो तो आप सुनीता हो, आपको नहीं पता है कि आप सुनीता हो लेकिन आप सुनीता हो। ऐसे ही अगर आप कोई भी हो, आप प्रशांत हो, सुशांत हो, रुद्र हो, लेकिन नहीं आप सुनील हो। आपको नहीं पता कि आप सुनील हो लेकिन ध्यान रखना आप सुनील हो। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा, अपना नाम चेंज किया, यूएफएम, ठीक है, बहुत बड़ा हथियार है यूएफएम। परमाणु बम से भी बड़ा अगर कोई बम है तो वो है यूएफएम, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये भी आपको सेम ही लिखना है। उसके अलावा सीजीएल टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर 2017 में कुछ ये आया था, हाउ फार डेमोनेटाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आप लिख सकते हो कि डेमोनेटाइजेशन क्यों, मतलब कब लाया गया, मोदी जी का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। करंट में आप ऐड कर सकते हो, करंट से ज्वाइन करके ऐसा कुछ लिख सकते थे, ठीक है। उसके अलावा लेटर आया था, लेटर का एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, दैट आई विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे, कोट्स हम आपको दे देंगे, इतने सारे कोट्स आपको दे देंगे कि आपको कोट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो कोट्स हम देंगे उनको अगर याद करके चले जाओगे तो कोई भी टॉपिक आएगा आप उसमें से कोई ना कोई कोट वहां पे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो कोट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि लेटर और एप्लीकेशन लिखते टाइम पे स्टार्टिंग में लाइन क्या होनी चाहिए, एंड की लाइन क्या होनी चाहिए, ये सब प्रोवाइड कर देंगे हम आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सर इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल ज्वाइन करना आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि सारी पीडीएफ आपको इसी पे मिलेंगी। मेरे चैनल पे पीडीएफ कोई मिल ही नहीं सकती, अगर कोई डालेगा भी दैट आई विल डिलीट, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये सारे दोनों ही चैनल ज्वाइन कर लेने, इंग्लिश बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा कौन से आए अब तक, CHSL टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 2020 में आया था, जो अभी अभी शायद 9 जनवरी को हुआ था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेट्रो सिटीज। तो इस पर कोई रिपोर्ट आई होगी कि मेट्रो सिटीज में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आप वो लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। या फिर कोई रिपोर्ट ऐसी आई होगी कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन मेट्रो सिटीज, ठीक है। या फिर कोई रिपोर्ट आई होगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेट्रो सिटीज। तो आप वो रिपोर्ट वगैरह मेंशन करके आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, टू मेक इट अट्रैक्टिव, टू मेक इट डायनामिक, ठीक है। लेटर आ रखा है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्ट्रे डॉग्स इन योर एरिया, ठीक है। इस तरीके से आपके ये आ रखे थे। उसके अलावा CHSL टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 2019 में ऐसे आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, ठीक है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के पूछ लिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला आ रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछ रखे हैं, भैया भर भर के धूमधाम से कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करो। यहाँ पे जो पॉलिटी में आपने पढ़ा है आप उसको धूमधाम से यूज करो, करेक्ट ग्रामर यूज करो। ध्यान रखना टीयर 3 में जितनी अच्छी ग्रामर आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आप फैच कर पाओगे। तो आपको ग्रामर बहुत अच्छी लिखनी है, ग्रामर अच्छी लिखनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। ग्रामेटिकल एरर्स अगर आप करोगे तो यू विल लूज मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा लेटर आ रखा था, यू आर सुरेश, आप सुरेश हो फिर, ठीक है, अब की बार आप क्या हो, सुरेश हो। यहाँ पे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो यूज करोगे ही करोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ पे हमारी दबाई गई है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। वो सारी चीजें आप मेन बॉडी में लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंस, इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को मतलब बिल्कुल दबा दिया गया था, कहाँ पे आपकी कर्टेल की जा सकती है, कहाँ पे कर्टेल नहीं करी जा सकती है, कैसी, मतलब ये तो सबको पता है कि 19(1) में दे रखी है, ठीक है, 19(1) के ए पार्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है। लेकिन उसको कब कर्टेल कर सकते हैं, यू नीड टू राइट दैट एज वेल, आपको वो भी लिखना है कि कहां पे इसको कट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर CHSL का 2018 का, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल आर प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन कंट्रोल को हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इस पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अब तक बनाए गए हैं, क्या कमिटीज अब तक बनाई गई हैं, वो सब आप चीजें मेंशन यहाँ पे जरूर करना, ठीक है।
उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें, बहुत ही शानदार वीडियो है, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए डिटेल में कवर किया है, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी डिटेल में कवर किया है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। जस्ट आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, लिखना है एसएससी स्ट्रेटजी बाय प्रशांत सोलंकी, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लें। उस पर डेली फ्री पीडीएफ मिलती है और इतनी सारी पीडीएफ मिलेंगी, इतना सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपको किसी दूसरे चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज्वाइन नाउ, अभी आपको ज्वाइन करना है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ठीक है। और टीयर 3 के सारे मटेरियल के लिए जितने आपके डाउट्स आते हैं, मान लो आपका डाउट आ रहा है टीयर 3 में सर ये लिखें या नहीं लिखें, जस्ट आपको एक ग्रुप है इंग्लिश बाय प्रशांत सर, वो ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आप अपना कोई भी टीयर 3 का डाउट पूछ सकते हैं कि सर कौन सी चीज कैसे लिखनी है, स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट है, किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो डाउट है, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। मैं आपको न सिर्फ मेरा बताऊंगा, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिन लोगों ने, मैं आपकी उनसे बात भी करवा सकता हूं जिन लोगों ने 75 प्लस स्कोर करा है, जिन लोगों ने 80 स्कोर करा है, मैं उन लोगों से आपकी बात भी करवा दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने स्कोर करा है, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आप ये सर की बुक जरूर खरीदें विक्रमजीत सर की बुक, जो कि आप फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अगर फ्लिपकार्ट पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बाय चांस, तो आप इसको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल रैंकर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये इंडिया का मोस्ट स्पीडली ग्रोइंग चैनल है, ठीक है। इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला चैनल है। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। तो ये गलती ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन, वन स्टेप सलूशन है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।